हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का रूस की क्रांति। और इसमें हम लोगों का अगला टॉपिक है गृह युद्ध। इससे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा कि रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई उसका क्या इफेक्ट पड़ा। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि बोल्शेविक क्रांति के बाद जो हालात उत्पन्न हुए उससे किस तरीके से रूस में गृह युद्ध की स्थिति बन गई। तो जब बोल्शेविकों ने ज़मीन का पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी, क्योंकि ज़्यादातर सिपाही किसान थे। वे भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर जाने लगे। जब बोल्शेविक क्रांति हुई और बोल्शेविकों ने सरकारी जो ज़मीनें थी या इमारतें थी उस पर हमले किए, हमला करने के बाद बोल्शेविकों की सरकार बनी तो भूमि का पुनर्वितरण शुरू हुआ। यानी ज़मीन जो थी सब लोगों में बांटना शुरू हुआ, जो ज़्यादा ज़मीन थी। तो ऐसे में भूमि के लिए किसान जो थे, जो सेना में भर्ती हुए थे, वे अपने घर वापस लौटने लगे। गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। यानी जो लोग गैर बोल्शेविक थे, तो गैर बोल्शेविक कौन से थे? तो मेंशेविक थे जो अल्पमत में थे। उसी तरह समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही। तो आप सभी जानते हैं समाजवादी, उदारवादी और राजशाही। इसके बारे में शुरू में ही आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में ही बताया गया था कि ये कौन से लोग थे और कैसे थे। तो अगर आपको इनके बारे में जानकारी नहीं है तो आप पहला वीडियो देख सकते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की, यानी बतलाया कि बोल्शेविकों ने जो क्रांति की है वो बहुत ही गलत तरीके से किए हैं। और ये लोग रूस में, यानी दक्षिण रूस में इनके नेता जो थे इकट्ठा होने लगे। किनके? एक गैर बोल्शेविक यानी मेंशेविकों के, समाजवादियों के, उदारवादियों और रजाओं के। ये लोग कहाँ इकट्ठा होने लगे? दक्षिण रूस में। बोल्शेविकों यानी रेड से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगे। अब बोल्शेविकों ने क्या किया था कि अपनी एक सेना बनाई थी और उस सेना का नाम था रेड्स। इसलिए रेड्स था क्योंकि ये लाल कपड़े पहनते थे। तो बोल्शेविकों के जो कपड़े थे वो थे रेड्स। तो इन लोगों से लड़ने के लिए ये क्या किए? दक्षिण रूस में इकट्ठा होकर के अपनी सेना बनानी शुरू कर दी। 1918 और 19 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों, जो ग्रीन्स थे, इनको ग्रीन्स बोला जाता था, और जार समर्थकों यानी राजा के जो समर्थक थे उनको वाइट्स बोला जाता था। यानी वो वाइट कपड़े में रहते थे। तो इन लोगों का नियंत्रण रहा। उन्होंने फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटेन और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। किन्हें समर्थन मिल रहा था? तो ग्रीन्स एंड वाइट्स को। अब इन लोगों को समर्थन मिलने के पीछे रीजन क्या था कि ये सभी शक्तियां रूस में समाजवाद को फलने फूलने नहीं देना चाहती थी। यहाँ आप देशों के जो देखें, जो फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन है, ये तीनों कौन से देश हैं? पूंजीवादी देश हैं। और रूस में जो है वो कौन सी व्यवस्था आ रही थी? तो रूस में आ रही थी समाजवादी व्यवस्था। तो अगर समाजवाद जो है रूस में आए, साम्यवाद जो है रूस में आए, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को फायदा हुआ। जमीनें जो थी उसको फिर से बांटा गया। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों को डर था कि अगर रूस में समाजवाद सफल होता है तो हो सकता है फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, इसमें भी यहाँ के लोग जो है समाजवाद को मांगना शुरू कर दें, समाजवाद के लिए आंदोलन यहाँ भी शुरू हो जाए और अंततः हमारी जो पुरानी शासन व्यवस्था है वो खत्म हो जाए। तो इसलिए ये लोग जो थे साम्यवाद को किसी भी हालत में बढ़ने देना नहीं चाहते थे।
और इसी को ध्यान में रख करके ये लोग जो थे ग्रीन्स और वाइट्स को अपना समर्थन दे रहे थे। तो ये सभी शक्तियां रूस में समाजवाद को फलने फूलने नहीं देना चाहती थी। तो फलने फूलने देना नहीं चाहती थी, एक तो हो गए कि जार नहीं चाहता था, दूसरा तो हो गया कि जो पोप थे समाजवादी थे वो नहीं चाहते थे, और उसके अलावा जो पूंजीवादी देश थे वो नहीं चाहते थे। तो ऐसी स्थिति में इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती और भुखमरी जैसी समस्या बड़े पैमाने पर फैल गई। तो परिणाम क्या हुआ कि एक तरफ जो है बोल्शेविकों के विरोध में और दूसरी तरफ बोल्शेविक, ये दोनों आपस में एक दूसरे से भिड़े और इसमें क्या हुआ, खूब लूटमार हुई, डकैती हुई और इससे भुखमरी की समस्या फैल गई। यानी गृह युद्ध हुआ और उससे हालत जो थी रूस के बहुत ज्यादा खराब हो गए। अब व्हाइट में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे उन्होंने जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफी सख्त रवैया अपनाया। अब व्हाइट्स जो थे उन लोगों ने क्या किया कि उनकी जमीनें उनके पास बहुत ज्यादा थी। तो जब बोल्शेविक क्रांति हुई और उसके बाद जमीनों को फिर से बांटने का आदेश हुआ तो लोगों ने क्या किया कि उनकी जमीनों पर कब्जे कर लिए। अब उनकी जमीनों पर जब कब्जे कर लिए गए तो ये व्हाइट्स जो थे वो बहुत ज्यादा क्रूर हो गए और इन्होंने क्या किया, लोगों पर तरह तरह के अत्याचार किए। इनकी हरकतों के कारण तो गैर बोल्शेविकों के प्रति जन समर्थन और भी तेजी से घटने लगा। और इन्होंने क्या किया कि जब जमीन के पुनर्वितरण हो रहा था, ये किसान जो थे जब जमीन पर अपना अधिकार कर रहे थे तो उनको बहुत क्या क्या सख्त दमन किया। और इससे क्या हुआ कि जब उनका दमन हुआ तो जाहिर सी बात है कि अगर आप दमन करिएगा तो आपके विरोध में लोग आएंगे। तो गैर बोल्शेविकों के विरोध में जो जनता का समर्थन था वो बहुत तेजी से घटने लगा। यानी जनता का समर्थन जो था गैर बोल्शेविकों को मिलना बंद हुआ। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। यानी 1920 तक ज्यादातर जो रूस के हिस्से थे उसको बोल्शेविकों ने अपने अधिकार में ले लिया था। उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जदीदियों की मदद से यह कामयाबी मिली थी। अब मुस्लिम जो थे वो व्हाइट्स के विरोधी थे। तो ऐसी स्थिति में व्हाइट्स के विरोध करने की वजह से मुस्लिमों की मदद मिली और गैर रूसी राष्ट्रवादियों यानी जो लोग रूसी राष्ट्रवादी नहीं थे, जो रूस के जो उस समय की शासन व्यवस्था थी उससे रिलेटेड नहीं थे, उन लोगों ने क्या किया कि इन बोल्शेविक लोगों की मदद की। जहां रूसी उपनिवेशवादी ही बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे वहां यह मदद काम नहीं आई। यानी जिन लोगों को पर रूस ने अपना अधिकार रखा था और वे लोग जो है वो बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी हो गए थे, वहां इसकी मदद नहीं प्राप्त हुई। मध्य एशिया स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्ल किया। अब चूंकि उस समय जब शासन व्यवस्था चेंज हो गई तो राष्ट्रवाद रिलेटेड हो गया समाजवाद से। यानी जो समाजवाद को प्रमोट करेगा वो राष्ट्रवादी है और नहीं करेगा वो राष्ट्रवादी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रवाद को नाम लेकर के खीवा में क्या किया गया कि बहुत ज्यादा कत्लेआम किया गया और इससे हालत ऐसी हो गई कि लोगों को ये समझ में नहीं आया कि आखिर राष्ट्रवादी जो है वो चाहते क्या हैं। यानी बोल्शेविक सरकार जो है वो क्या चाहती है, अपनी ही लोगों को वो क्यों इतने बड़े पैमाने पर कत्ल कर रही है, मार रही है। तो इन लोगों का कहना था, बोल्शेविकों का कहना था कि ये राष्ट्रवाद के लिए बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया जा रहा है। यानी जो लोग देशद्रोही हैं, जो देश के विरोध में हैं, उन लोगों को हम जो है मौत की नींद सुला रहे हैं। आंशिक रूप से इसी समस्या से निपटने के लिए ज्यादातर गैर रूसी
को सोवियत संघ यानी यूएसएसआर दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया राज्य के अंतर्गत स्वायत्तता दे दी गई। अब समस्या ये हुई कि लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हम जो है किधर हैं, बोल्शेविक के समर्थन में है या बोल्शेविक के विरोध में है। अगर बोल्शेविक के समर्थन में है तो बोल्शेविक सरकार जो है कि क्यों इतनी बड़े पैमाने पर लोगों की कत्लेआम कर रही है। तो उसी समस्या के समाधान के लिए क्या किया गया कि जो सोवियत संघ का निर्माण किया गया और उसमें जितने बोल्शेविक साम्राज्य के अधीन आने वाले क्षेत्र थे उन सभी को स्वायत्तता दे दी गई। स्वायत्तता का मतलब कि उनको खुली छूट दे दी गई कि वो उस क्षेत्र का संचालन जो है स्वयं करेंगे, लेकिन वो संघ में बने रहेंगे। क्योंकि बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकार पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां जैसे घुमंतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिशें थोप दी थी, इसलिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने के प्रयास आंशिक रूप से ही सफल हुए। अब यहां मैंने आपको बताया कि जब सोवियत संघ का गठन हुआ तो सोवियत संघ में लोगों को स्वायत्तता दी गई, स्वायत्तता यानी खुली छूट दी गई, लेकिन वो खुली छूट जो थी वो बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं थी, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया था, यानी सोवियत संघ जो था उसमें बहुत कठोर नीतियां भी अपनाई गई थी। जैसे उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण थी घुमंतुवाद। घुमंतुवाद का मतलब हुआ घूमना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने वाले जो लोग हैं उनको घुमंतु बोला जाता है। तो घुमंतुवाद को रोकने की बड़ी कोशिश की गई और इससे जो है यूएसआर जो है यानी जो संघ बना वो बहुत पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया। अब देखिए संघ क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये एक संघ बना और इसमें बहुत छोटे छोटे देश शामिल है, बहुत छोटे छोटे देश जो है इसमें सब लोग इसी में शामिल है और सब लोगों को यानी यहाँ इन लोगों को स्वायत्तता दी गई है, छूट दी गई है कि वे अपने हिस्से में जो है संचालन जो है सही तरीके से कर सकते हैं और साथ ही साथ वो संघ में बने रहेंगे। और संघ में बने रहने से फायदा क्या होगा कि कोई भी इन देशों पर या इन जगहों पर आक्रमण करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि एक पे करेगा तो ये सभी जो है मिलकर के उसके खिलाफ जो है एक्शन लेंगे। लेकिन जो नियम बनाए गए जो इतने कठोर थे कि इन शामिल लोगों को भी लगने लगा कि हम यूएसएसआर में जो है तो हमें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है और यही कारण था कि यूएसएसआर जो है उसमें लोगों का भरोसा घटते गया और एक समय आया जब यूएसएसआर ही खत्म हो गया। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, देखते रहें, सीखते रहें। धन्यवाद।